So this is the first chapter of AS, atomic structure. एटम की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही ओ लेवल्स वाला और आईजीसीएसई वाला, कोई नई बात नहीं है इसमें. लाइक एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और why atom is electrically neutral? Because they have the same number of electron and proton, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं. तो दिस इज द रीजन वी से दैट एटम इज लाइक ओवरऑल न्यूट्रल. एंड ऑल्सो न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, तो एटम के वैसे बेसिक दो पार्ट्स हैं. एक है न्यूक्लियस और एक है सेल. न्यूक्लियस में दो लोग होते हैं, प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है. तो ओवरऑल चार्ज जो न्यूक्लियस पे आएगा, ऑफ कोर्स इट्स ड्यू टू द प्रोटॉन. तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव. और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, शेल्स की बात करूं, तो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ओवरऑल शेल से चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. या तो आप शेल कह लो या तो आप ऑर्बिट कह लो, एक ही बात है. शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, दे आर द सेम थिंग. शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, दे आर द सेम थिंग. और देन अगर मैं आगे बात करूं इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो ये भी कोई नई बात नहीं है. ये टेबल हमें पहले भी नजर आता था, आज भी हमें नजर आता है. इलेक्ट्रॉन का relative charge is -1, relative mass 1/1840. Sometime you will see 1/2000. और प्रोटॉन का चार्ज इज +1, न्यूट्रॉन इज 0, और इनका relative mass is 1/1. तो ये जो relative mass और relative Um, charge लिखे हुए होते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है. मतलब कि एग्जैक्ट अगर आप इनका देखो ना, जैसे अगर आप चार्ज की बात करो इलेक्ट्रॉन की, तो दिस इज गोइंग टू बी 9.1, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स. और अगर आप इसके मास की बात करो, तो वो भी इसी तरह से फिक्स वैल्यू होती है. हम फिक्स वैल्यू नहीं बता रहे, हम यहाँ पर रिलेटिव वैल्यू बता रहे हैं. रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन. तो इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल. इतना लाइटेस्ट पार्टिकल है कि अगर आप इसका प्रोटॉन से कंपैरिजन कराते हो, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स लाइटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन. तो ये सब okay. एटॉमिक पार्टिकल्स की डिटेल है, आप इसको यूं समझ सकते हो. और प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, तो प्रोटॉन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. और एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. वैसे तो हम इसको बड़ा जनरल ले रहे होते हैं कि यार प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर. रिमेंबर कि प्रोटॉन नंबर में हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर में हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों Position का on the सम. periodic table. एग्जैक्टली, या तो मास नंबर क्या है? मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर. मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या न्यूक्लियॉन नंबर कह लो, इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बच्चे इस चीज को मिक्स कर रहे होते हैं कि एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही चीज है. दे आर नॉट द सेम थिंग. रिमेंबर, एटॉमिक मास इज समथिंग एल्स एंड मास नंबर इज समथिंग एल्स. दोनों में डिफरेंस है. एटॉमिक मास, जैसे कि क्लोरीन की अगर आप बात करो, इट्स 35.5. आई कांट से दैट दिस इज गोइंग टू बी द मास नंबर और अ न्यूक्लियॉन नंबर. यू नो व्हाई? बिकॉज मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमेशा एक होल नंबर होते हैं ना. जब ये दोनों होल नंबर हैं, तो इनका सम होल क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली द सम वुड बी द होल नंबर. सो व्हाई 35.5 इज नॉट अ होल नंबर? क्योंकि 35.5 इज नॉट अ मास नंबर, इट्स एटॉमिक मास. और एटॉमिक मास कैसे आता था? अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, हम ओ लेवल्स में या आईजीसीएसई में हम इसको यूं सॉल्व कर रहे होते थे. वो हमें क्लोरीन का डाटा देता था, जैसे कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 है और एक 37 है. तो 35 वाले की अबंडेंस 75% है और 37 वाले की अबंडेंस 25% है. हम उन दोनों अबंडेंसेस को मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, उसके आइसोटोपिक मास के साथ डिवाइडेड बाय 100 करते थे, हमारे पास आंसर आता था. तो देखो,
एटॉमिक मास इज बिल्कुल डिफरेंट चीज, जबकि मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये बात पक्की है कि मास नंबर वुड बी ऑलवेज द होल नंबर, ये तो कंफर्म है। अच्छा जी, ओके। अब अगर मैं लाइक Wait, इट्स एन wait, ओल्ड wait. टॉपिक के, सॉरी। So like if there is a question, they will always like give the values के mass number and whole number ही हो. हाँ मतलब इसका कोई क्वेश्चन नहीं, इट्स अ कॉन्सेप्ट कि वो आपसे ऑब्वियसली Oh, okay, okay. ये नहीं पूछ रहा होगा कि क्या है, क्योंकि ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। इट्स जस्ट लाइक द डेफिनेशन ऑफ एटम के मतलब, लाइक आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स के लोग सेज के मास नंबर और एटॉमिक मास, नो भाई नो, दे आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट द सेम थिंग। आप और नहीं लगा सकते इसके साथ। यू कैन से Okay. मास नंबर एंड एटॉमिक मास, तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों की डेफिनेशन अलग है ना। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एनीथिंग कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। और ये Okay. कहाँ और वो कहाँ। तो हाँ, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते थे, इफ यू रिमेम्बर। तो इफ यू कैन सी द पीरियोडिक टेबल, तो आपको दो नंबर्स नजर आएंगे, छोटा नंबर और बड़ा नंबर। जो छोटा नंबर होगा वो प्रोटॉन नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो मास नंबर होगा या न्यूक्लियॉन नंबर होगा। तो पोजीशन हमें नहीं देखनी होती इसकी, कि आप ये बोलो कि नहीं यार ऊपर और नीचे। तो जो भी छोटा नंबर हो, भले ऊपर हो या फिर वो नीचे हो, तो वो प्रोटॉन नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा, और जो भी बड़ा नंबर होगा वो आपका क्या होगा? मास नंबर होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन छोटा नंबर देखकर बताते हैं, आई मीन टू से ऑफिशियली कि छोटा नंबर एटॉमिक नंबर को देखकर बताते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को देख के बताते हैं। और न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, यानी कि न्यूक्लियॉन नंबर, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएगा, जैसे मैंने यहां पर किया है। अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम में स्मॉलर नंबर इज द एटॉमिक नंबर, और this number is the mass number. If I'm going to find out the number of neutrons, so the larger number minus the smaller number would be giving you the number of neutrons. So always this would be the same for each and every element, चाहे आप कोई सा भी देख लो। तो सिलिकॉन का भी सेम है, 28 माइनस 14 इज 14, ऑब्वियसली दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो स्मॉलर नंबर है वो दो चीजें बता देगा आपको, इलेक्ट्रॉन भी बता देगा, प्रोटॉन भी बता देगा, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, जैसे मैंने करवाया है। ये कंफर्म है। एंड सेम थिंग फॉर हाइड्रोजन, 1 1 एंड न्यूट्रॉन ऑब्वियसली 1 माइनस 1 0। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी, लाइक 1 to 30 कोई भी ले लो आप, इवन इससे भी बड़ा ले लो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो स्ट्रेट अवे आपको पता लग गया, स्मॉलर नंबर देखकर, स्मॉलर नंबर देखकर, स्मॉलर नंबर देखकर। और न्यूट्रॉन आपको कैसे पता लगा? जब आपने दोनों को सबट्रैक्ट करवाया। बात समझ आ रही मेरी? Okay. या अगर आयन की मैं बात करूं तो देखो, हमारे आयन क्या होता है? जिस पे कोई ना कोई चार्ज हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। आयन इज अ जनरल टर्म, मतलब आयन को सुनकर मैं ये नहीं सोच सकता कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, आयोनाइजेशन क्या होता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना इज आयोनाइजेशन। तो रिमूव टर्म इज स्पेसिफिक फॉर आयोनाइजेशन, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं आयन की, तो आयन कोई भी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल, वेदर इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज और वेदर इट हैज अ नेगेटिव चार्ज। सो आयन इज अ जनरल टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर बोथ। हाँ, अगर इफ आई हैव positive ion, so this would be known as cation, and if I have a negative ion it would be known as anion. तो cation और anion, cat cat is positive like that, Okay. और n for anion, n for negative। तो कैसे बनते हैं ये ions? If you want to make a cation, so you have to remove electron. If you want to form a cation, you have to remove electron. And if you want to form an ion, so you have to gain electron.
तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन बनेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन बनेगा, रिमेंबर। तो अगर आप इस एल्यूमिनियम +3 को देखो, इसका मतलब इनिशियली इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब +3 चार्ज आ गया, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन देखो, चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, ना प्रोटॉन चेंज होता है, ना न्यूट्रॉन चेंज होता है। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है आपने। तो मैं ना तो चेंज कर रहा हूँ, ना मैं न्यूट्रॉन चेंज कर रहा हूँ। एज इट वाज व्हेन इट वाज द न्यूट्रल स्पीशीज लाइक एज बिफोर, so it would be the same, but only I'm going to change the number of electrons. तो पॉजिटिव का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, और नेगेटिव का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। जैसे अगर लेट से एल्यूमिनियम पे -3 का चार्ज होता, तो इनिशियली इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैं 13 + 3 कर देता, तो मैं इसको 16 इलेक्ट्रॉन्स कर देता। तो इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंज नहीं आएगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम चार्ज की बात करते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, तो वी ऑलवेज चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नेवर चेंज द प्रोटॉन, वी नेवर चेंज द न्यूट्रॉन। तो अभी एएस में कंपाउंड आयॉन्स भी आ रहे होते हैं। कंपाउंड आयॉन्स का मतलब लेट सपोज SO4 2-। अब ये इससे पहले नहीं आता था ओ लेवल्स में, यहाँ आ रहा होता है ये कंपाउंड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। मेरी आवाज मुझे डबल आ रही है, पता नहीं क्यों। आपने शायद Oh, 2 डिवाइसेस की हुई है, आई थिंक सो। no, I think तो it's just bouncing है ना, off here. या वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा। सल्फेट, सल्फेट मींस सबसे पहले आपने सल्फर की लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं, देन आपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं, और देन आपने उनको एड अप करना है। देन यू विल बी हैविंग द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ अ कंपाउंड आयन। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द इंडिविजुअल वन, एंड देन यू हैव टू एड देम अप। Whatever the ion you have, nitrate, sulfate, carbonate, hydroxide, manganate, dichromate, we don't care about the type of ion. The thing is that we have to calculate first individually and then we have to add them up, and that's it. तो मैंने यही काम किया इसमें। आप सल्फर की अगर बात करो, तो मैंने सल्फर के इलेक्ट्रॉन निकाले 16, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सल्फर का प्रोटॉन नंबर 16 है, और फिर ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 है। ओके हो गया जी। और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और हैं। मैंने आपको अभी कहा था ना कि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो मैंने देखो सबको ऐड कर दिया, ये मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए इस आयन में। यही काम आपने प्रोटॉन के साथ भी करना है, यही काम आपने न्यूट्रॉन के साथ भी करना है। तो प्रोटॉन की अगर आप बात करोगे, तो इसमें 16 प्रोटॉन्स, इसमें 8 प्रोटॉन्स, 24 प्रोटॉन। अगर आप न्यूट्रॉन की बात करोगे, तो सल्फर की अगर मैं बात करूं, तो 32 एंड 16, लाइक सल्फर का मास नंबर इज 32 एंड सल्फर का प्रोटॉन नंबर इज 16। तो 32 - 16 इज 16। ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे, तो 8 एंड 16। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालूं? 16 - 8 इज 8। अगले दोनों के न्यूट्रॉन, दोनों को सम किया तो टोटल न्यूट्रॉन आ गए। तो टोटल की बात करनी है आपने, टोटल की बात करनी है आपने, याद रखना। तो टोटल क्या आ रहा है मेरे पास? ओके, तो ये है कंपाउंड आयन की कैलकुलेशन, याद रखिएगा मेरी बात। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया है, which ion has more electrons than protons and more protons than neutrons? वही कंफ्यूजिंग है। कोई कह रहा है यार इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो, उससे कम प्रोटॉन हो, और उससे कम न्यूट्रॉन हो, तो मतलब न्यूट्रॉन सबसे कम हो। या आई कैन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 3 हो, ये 2 हो, ये 1 हो, मतलब कुछ इस तरह का हो। 9 8 7, 11 10 9, 20 19 18। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? इजंट इट? Yes. तो आप, मैंने क्या किया इसमें, मैंने हर एक ऑप्शन में इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, मैंने क्या किया डी में। अच्छा, डी का इन्होंने हमें बताया हुआ है कि यार डी इज दिस। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, क्योंकि माइनस का चार्ज है इस पर। वैसे तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन माइनस की वजह से इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
प्रोटॉन की अगर आप बात करोगे तो प्रोटॉन तो एक ही होगा ना यार, प्रोटॉन तो एक ही होगा, ये तो यही गलत हो गया या नहीं? नहीं बल्कि सही है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है प्रोटॉन से। अभी आगे भी चेक करते हैं, न्यूट्रॉन 2 - 1 1। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम कैसे आ गए? तो न्यूट्रॉन को तो जीरो होना चाहिए था, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, फिर उससे कम प्रोटॉन, फिर उससे कम न्यूट्रॉन। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें ये दोनों सेम आ गए। हालांकि अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट इन दोनों को डिफरेंट होना चाहिए, और दूसरी बात ज्यादा से कम की तरफ आना चाहिए, तो ये गलत। यही काम आपने इसके साथ भी करना है। अब ये कंपाउंड आयन है, अब देखने को ये एक एमसीक्यू है, लेकिन इसकी प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन करनी है। मैंने सबसे पहले हाइड्रोजन के सारी चीजें निकाली, फिर मैंने ऑक्सीजन की सारी चीजें निकाली, फिर मैंने सबको एड अप किया, फिर मैंने ऑब्जर्व किया यार 10 11 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम आ गए। हालांकि इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से ज्यादा होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया यहीं पर ही। ओके, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि कंपाउंड आयन की कैलकुलेशन मैंने आपको ऊपर बता दी है। OD minus, again we have a compound ion. I did the same thing, but I then saw that again I am getting the same number of protons and neutrons, which is not up to the mark. Okay, तो ये चीजें हैं जो हमें इसमें ऑब्जर्व करनी है। अब OH माइनस ऑब्वियसली ऑब्वियसली यही ऑप्शन होगा जिसमें ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा होगा। ओके, तो आप नहीं तो इसको कैलकुलेट कर लो, यही आ रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे होंगे, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में हमें ये चीज नजर नहीं आ रही है, ये सिर्फ इसी में नजर आएगी हमें। तो OH माइनस की अगर आप बात करोगे तो ऑक्सीजन में आप इलेक्ट्रॉन देख लो, फिर आप एच में देख लो, That's the key। चलें जी, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, ये कैलकुलेशन क्वेश्चन और भी हैं, मैंने आपको एक थोड़ा सा टच देने के लिए पास पेपर का मैंने यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट किया है, ताकि आपको पता लगे कि ये जो कंपाउंड आयंस के क्वेश्चन हैं ये एग्जामिनर किस तरह से दे रहा होता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द शेल। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म शेल? शेल ऑब्वियसली कोई भी सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं भाई? बहुत सारे होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम सिर्फ 4 शेल को डिस्कस करेंगे। ओके, हम सिर्फ 4 शेल्स डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे नंबर ऑफ शेल्स यानी कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो यू नो व्हाट्स द फॉर्मूला? वी डिस्कस वी जनरली डिस्कस 4 शेल्स। वी जनरली डिस्कस 4 शेल्स, रिमेंबर, वी जनरली डिस्कस 4 शेल्स। वैसे बहुत सारे होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा जी, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है शेल्स फाइंड आउट करने का? सो रिमेंबर द फॉर्मूला इज 2n²। अगर आपको शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो इसका फॉर्मूला, लेट्स सपोज आई हैव द फर्स्ट शेल दैट इज k शेल, सो n इज इक्वल टू 1। सो n इज इक्वल टू 1, तो इस फॉर्मूले में रखो ना। क्या आंसर आया? 2। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, तीसरे शेल में 18 है, चौथे शेल में 32 है। लाइक वन n इज इक्वल टू 4, तो मैंने क्या किया? 4 रेज टू द पावर 2, विच मीन्स 4 4 जा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे निकाले हैं हमने ये भाई, ऐसे निकाले हैं। हर शेल की एक कैपेसिटी है। अब कोई मुझे बोले 18 क्यों है? भाई कैपेसिटी है यार इसकी। मेरे घर में एक रूम है जिसमें 10 लोग आ सकते हैं। अब कोई बेवकूफों वाला सवाल पूछे 11 क्यों नहीं? अबे भाई नहीं है जगह यार। तो शेल की एक अपनी जगह होती है, एक पूरा सर्कुलर पाथ होता है जिसमें अब जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन अगर घुसा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन शुरू हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन से चीजें अनस्टेबल हो जाती हैं। याद रखना, चीजें अनस्टेबल हो जाती हैं, रिमेंबर। तो हम क्या कर रहे होते हैं? किसी भी चीज को स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को एटलीस्ट इतना दूर दूर रखना है कि उनमें रिपल्जन तो ना होना, एटलीस्ट कम से कम स्टेबल तो हो। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द शेल के व्हाट द शेल इज, और कितने जो है वो हमें डिस्कस करने हैं वो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, और दूसरी बात,
when n increases, like n means when number increases, like पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, फिर चौथा शेल, जब n बढ़ेगा तो साइज ऑफ शेल भी बढ़ेगा। देख रहे हो, पहला शेल छोटा है, दूसरा बड़ा है, तीसरा उससे भी बड़ा है, और एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी ऑफ द शेल भी बढ़ती जाती है, और स्टेबिलिटी ऑफ शेल कम हो जाएगा। जब देखो एनर्जी बढ़ती है चीजों की तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, याद रखना। ओके, सो अब हम आते हैं सब शेल पर। वैसे मैं आपको एक सेटिंग बताऊं, सेटिंग कुछ ऐसी है कि हमने ना इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक शेल पता होना चाहिए, दूसरा सब शेल पता होना चाहिए, तीसरा ऑर्बिटल पता होना चाहिए। तो तब जाके हम एड्रेस फाइंड आउट करेंगे। शेल क्या है, लेट्स सपोज मेरे घर की जो बाउंड्री वॉल है वो शेल है। मेरे घर की जो बाउंड्री वॉल है वो क्या है, शेल है। अब उस घर में मैं बेडरूम में हूं, तो बेडरूम जो है वो सब शेल है। उस बेडरूम में मैं कहा हूं, उस बेडरूम में मैं कहा हूं, सोफा सेट पे हूं, बेड पे लेटा हुआ हूं, चेयर पे बैठा हुआ हूं। लेट सपोज चेयर पे बैठा हूं, तो वो जो एग्जैक्ट चेयर है वो मेरा सब, वो मेरा ऑर्बिटल है। So if you want to find out address of an electron, so you need to know these three things. Number one is the shell, then you need to know the subshell, then you need to know the orbital. तो हम ये तीनों चीजें इसमें देख रहे होंगे। So what is subshell? Part of a shell, of course. थोड़ी सी accurate location देता है आपको subshell, और orbital तो obviously बिल्कुल ही घर पे छोड़ के आएगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन के। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है कि 4 रूम्स हैं, इसका मतलब वो सब शेल्स हैं, 4 सब शेल्स हैं इन अ शेल। इन अ शेल वी हैव 4 सब शेल्स, और फिर ये ऑर्बिटल है। एग्जैक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज ऑर्बिटल। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो इम्कानात हो और इस लाइक प्रोबेबिलिटी हो वो मैक्सिमम हो, लाइक ये वो जगह है, ये वो जगह है एक रूम में जहां पर मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इज मैक्सिमम है। दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ऑर्बिटल। This particular area is called orbital, remember. Okay. अच्छा, कितने सबशेल्स होते हैं, 4। SPDF। जैसे शेल्स होते हैं ना ऐसे ही सबशेल्स भी होते हैं, जैसे शेल्स होते हैं ना ऐसे ही सबशेल्स भी होते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो S है, P है, D है, F है। ओके, तो अब अगर मैं इनकी बात करूं, तो शेप्स की अगर मैं बात करूं, ओके, तो एस की अगर आप बात करो, लेट सपोज एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। एस के डिफरेंट साइजेस हैं, लाइक 1s, 2s, 3s, 4s। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा। और ये नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं फुटबॉल रखूं और मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगी, क्या डायरेक्शन है इसकी, हर तरफ है ये, ऐसे ही है ना, ये तो हर तरफ है। तो ऐसे ही ये एस ऑर्बिटल भी है। ओके, तो एस इस लाइक एस सब शेल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, याद रखिएगा। ओके, एस सब शेल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो देखो हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं क्वांटम नंबर्स से। बड़ा मुश्किल लफ्ज यूज कर रहा हूं, क्वांटम नंबर्स। बेसिकली एक टूल है, बेसिकली ये एक टूल है जिससे हम एनर्जी ऑफ शेल फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी ऑफ सब शेल फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। क्या कहा मैंने आपको, क्वांटम नंबर। क्या कहा मैंने आपको, क्वांटम नंबर। तो मैं क्वांटम नंबर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको सबसे पहले, फिर हम जो है वो आगे अभी बात करते हैं कि क्या करना है हमने। सो बेसिकली क्वांटम नंबर में हम कर कुछ इस तरह से रहे होते हैं। लेट सपोज मैंने आपको कहा कि आइए जरा सबसे पहले हम आपको बता दें कि 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं जो हम पढ़ते हैं। पाम्स, पाम्स, पामिस्ट होता है ना, पाम्स। ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं
जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ओके। So number one is principal quantum number. Number one is principal quantum number. Let me explain this. Number one is the principal quantum number. Quantum number. Quantum number. बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसकी, बस थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी ओवरव्यू कराऊंगा. It would help you a lot in coming like questions, conceptual questions. So I have four quantum numbers. Number one is called, as I told you, principal quantum number. Principal quantum number, which is represented by a small n. Which is represented by small n. Okay. अब ये क्या बताता है आपको? ये आपको एनर्जी ऑफ द शेल बताएगा, बताएगा. ओके. लाइक जैसे मैंने भी आपको कहा ना कि n इज इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट शेल और n इज इक्वल टू 2 का मतलब सेकेंड शेल. बेसिकली n क्या था? क्वांटम नंबर था. n क्या था? क्वांटम. तो ये बताता क्या है? ये बताता क्या है? ये एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ द शेल बताता है. When n is higher, so energy is higher. N is higher, so energy is So you higher. mean the Okay? value of the n, like which number shell it is? Exactly. मतलब मैं लंबी कर रहा हूँ. आप आसान अल्फाजों में समझ लो. मैं ये भी कह दूं फर्स्ट शेल, लेकिन नहीं. तो थोड़ी सी एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है ना मुझे कि उसकी लैंग्वेज क्या है. तो वी हैव टू यूज दैट थिंग. Yes, okay. एन हायर, तो द साइज इज हायर. When n higher, so size is higher. Like I mean to say, let's suppose if I have n equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, मतलब k, मतलब l, मतलब m, मतलब n. तो अगर मैं फर्दर बात करूं तो होगी इसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी. और अगर मैं इसकी बात करूं तो याद रखना इसकी एनर्जी क्या है? ये एनर्जी होगी. सो ये बताता को प्रिंसिपल भाषा में. चले आगे बात करते हैं हम किसकी. आर्म्स बोले तो क्वांटम पाम बोले तो एजीम्यूथल नंबर. तो इस क्या होता है लाइक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में. तो ये बड़ा आसान सा है. एजी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम number which is represented by small l, which is represented by small l. अच्छा, ये आपको एनर्जी ऑफ द सबशेल बताता है. ये आपको क्या बताता है? एनर्जी ऑफ द सबशेल. लेट मी एक्सप्लेन इट. एनर्जी बताता है बट किसकी? सबशेल की. अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, अभी समझ आ जाएगा आपको. ये एनर्जी ऑफ द सबशेल का मतलब इसकी जो वैल्यूज होती है ना, जनरली जो एल की वैल्यूज हैं वो जीरो से लेके 3 तक होती हैं. लाइक लेट जीरो
3। कैसे? जितनी बड़ी L की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एनर्जी उस सब शेल की होगी। लाइक द सेम क्राइटेरिया आई नीड टू राइट व्हेन L इज हायर, so the energy of the subshell would be higher. I mean to say, I am going to summarize it basically. Let's say, when L is equal to 0, okay, when L is equal to 0, when L is equal to 0, when L is equal to 1, when L is equal to 2, when L is equal to 3, so याद रखिएगा, तो ये आपका बनेगा S सब शेल, ये आपका बनेगा P सब शेल, ये आपका D, और ये आपका बन जाएगा F. So of course S is going to have लोवेस्ट एनर्जी. अब आप पूछोगे क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि इसकी L की वैल्यू क्या है? लोअर है, और F की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि F के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? ज्यादा है. बेसिकली दिस इज द क्राइटेरिया. ओके, तो अच्छा, उसके बाद क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं? अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं. आइए जरा, अब मैं इसको थोड़ा सा और समराइज कर रहा हूँ. लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरे पास सबशेल है. अब और से सुनिएगा जरा, ये बात ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. ये मेरे पास सबशेल है, ये मेरे पास एल की वैल्यू है, ये मेरे पास 2l+1 है, और ये मेरे पास 2l+1 है. अब मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दूं. ये आपको बताएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, और ये आपको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. Like I mean to say, if I have S, T, D और F, तो अभी मैंने आपको बताया उसके लिए L की वैल्यूज क्या होंगी? 1 2 3 होंगी. इसमें 2, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ L की जगह. ये 6, ये 10 और ये 14. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं तो ये 1, ओके, ये 1, ये 3, ये 5 और ये 7. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. तो आगे आपको अभी समझ आ जाएगा कि मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की जो बात कर रहा हूँ वो मैं किस बेस पे कर रहा हूँ. ओके, ये आपका होता क्या? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. ये जो मैंने अभी आपसे बात की है ना, इसको मैं थोड़ा सा और फर्दर इलैबोरेट करूँ अगर, तो जरा देखिएगा. एस का मैंने आपको कहा कि यार उसमें एक ही होता है ऑर्बिटल, एंड दैट इज द सेम थिंग. लाइक एस को मैं एक्सिस पे अगर ड्रॉ करूंगा तो द सेम थिंग. क्या कहते हो? द What is सेम an थिंग. orbital? Like orbital is in the subshell. Orbital is in the subshell basically. Orbital where the probability of an electron is maximum is called orbital. Okay. तो अब होता ये है कि अभी P जब मैं आपको बताऊंगा ना तो ऑर्बिटल आपको समझ आ Orbital जाएगा is कि a मैं जो ऑर्बिटल कह position. रहा हूँ वो क्या है. अभी अभी आपको समझ आ जाएगी बात. Okay. एक मिनट रुकना जरा. देखो P की अगर मैं बात करूं, P की सब शेल की शेप होती है वो डम्बल शेप होती है. लाइक दैट. P सब शेल की जो शेप होती है वो डम्बल शेप होती है, कुछ इस तरह की. अब इस डम्बल शेप को मैंने बनाया एक्स एक्सिस पर. डम्बल शेप को मैंने बनाया एक्स एक्सिस पर, तो ये बन गया पी एक्स. इसको मैंने बनाया वाई एक्सिस पर, तो ये बन गया पी वाई. इसको मैंने बनाया जी एक्सिस पर, तो ये बन गया पी जी. तो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं. ये 3 ऑर्बिटल्स हैं इस सब शेल के अंदर. इस सब शेल के अंदर ये 3 ऑर्बिटल्स हैं. तो दिस इज द सब शेल. अब फर्दर मैं उसके अंदर घुसूं कि यार इलेक्ट्रॉन कैसे होगा. ऑब्वियसली यार इलेक्ट्रॉन एक्स पे भी
रोटेट कर सकता है, इट कैन रोटेट ऑन द वाई एक्सिस एज वेल, इट कैन रोटेट ऑन द जी एक्सिस एज वेल। तो मैंने उसको फर्दर इलेबोरेट कर दिया, Like यानी it उसकी मूवमेंट rotates को। in a fixed position. या एग्जैक्टली तो वो उसके रूट बता रहा हूँ, उसके पाथ बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ यार। आप कहाँ हो? मैं कमरे में हूँ। ये आपने एक जनरल बात की, कमरे में किस जगह पे हो? कमरे में के सोफा पे हो, चेयर पे हो, बेड पे लेटे हुए हो, ऐसे ही खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, कारपेट पे बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो भाई तुम? एग्जैक्ट अगर तुम उसकी पोजीशन पता लगाना चाहते हो तो यू नीड टू नो द ऑर्बिटल, कि वो पी एक्स में है, वो पी वाई में है, वो पी जी में है, वो कहाँ है। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो Yes. ऑर्बिटल बेसिकली उसी का प्रोमैक्स वर्जन है, आप यूं समझ लो। तो थोड़ी सी जनरल बात करेंगे तो वो शेल होगा, बिल्कुल जनरल बात करेंगे तो वो शेल होगा, थोड़ा सा उसके अंदर जाएंगे तो वो सब शेल होगा, और उसके अंदर जाएंगे तो फिर वो ऑर्बिटल बन जाएगा। ओके। तो पी में कितने ऑर्बिटल हुए? तीन, पी एक्स, पी वाई, पी जी। सो ये आपका एक सब शेल है, इस सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स आ गए, इस सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स आ गए। तो वो जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं ना आपको, तो वो यही चीज है कि एस में एक ऑर्बिटल है, पी में तीन ऑर्बिटल है, इसी तरह से डी में पांच होते हैं और एफ में सात होते हैं। अब जाहिर है डी थोड़ा सा बड़ा सब शेल है, तो उसमें एरिया भी ज्यादा होगा, चीजें भी ज्यादा रखी होंगी, आप कहीं भी हो सकते हो, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। मतलब आने वाले बंदे के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, भाई कहाँ है ये? वो बोलेगा मैं तो यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं। अब कमरा ही इतना छोटा सा है, उसमें दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो बेड आ सकता है, बहुत ज्यादा कर लिया, चेयर आ गई उसके अंदर, तो कम है प्रोबेबिलिटी, आसान है फाइंड आउट करना। Wait, तो wait. इस So the orbitals are like the numbers of chairs in a room? या यू कैन से, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द एरिया in which probability of finding an electron is maximum is called orbital. Okay. Particular area, जैसे कमरे में जो चेयर है, इट्स अ पर्टिकुलर एरिया, राइट? सो ये वो एरिया है जहां पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग यू इज मैक्सिमम, सो दैट एरिया इज कॉल्ड ऑर्बिटल, एंड द एरिया कैन बी एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि वही हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मेक सेंस, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर उसको डिफाइन करने जा रहा है। तो एल इज इक्वल टू जीरो होगा तो एस ऑर्बिटल, एस सब शेल होगा, पी सब शेल होगा, या जो भी होगा। तो हम, आप देखो कि उसकी बिल्कुल डीप स्टडी कर रहे हैं उसकी, कि यार क्या है और क्या नहीं है। ओके। तो दिस इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब मैंने आपको यहाँ इवन ये भी बता दिया कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सही है। Okay. थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ जाके बताऊं, तो इफ यू आस्क सर वाई पी में 6 आते हैं, तो याद रखिएगा पी हैज 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3। तो ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, each orbital has 2 electrons, so what's the total? 6. Each orbital has two electrons. Each orbital has two electrons. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके? 6। इसी तरह से अगर आप डी की बात करोगे ना, डी सब शेल की, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। मैं इसकी शेप बना के नहीं दिखा रहा आपको, इट्स नॉट इन द सिलेबस, वी विल बी स्टडिंग इन ए2, वी विल बी स्टडिंग इन ए2 Okay. द शेप्स ऑफ डी सब शेल। तो अभी फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। ओके। सो बस इसके नाम आपको पता होने चाहिए। पांच, पांच ऑर्बिटल हैं, ईच ऑर्बिटल हैज टू, 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 सो द टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास? 10। तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? Yes. हाँ, तो मतलब देखो, इन शॉर्ट वही चीज है, बात वही है, बस हम थोड़ा सा उसको ऑफिशियली लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट कुछ ऐसा ही है। तीसरे नंबर पे जो हमारा क्वांटम नंबर है, इट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एम। ये क्या बताता है आपको? इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है। ये क्या बताता है आपको? इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है भाई?
कि लाइक व्हेन एस की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली एस के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या था, एल इज इक्वल टू जीरो। अगर एल इज इक्वल टू जीरो होगा तो आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस ऑर्बिटल होगा। तो एस ऑर्बिटल की अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो याद रखिएगा उसकी ओरिएंटेशन जो है वो, आपको पता है कि ये कैसी थी, इसकी स्फेरिकल शेप थी। इसकी कैसी शेप थी, स्फेरिकल शेप थी। तो याद रखिएगा इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा वो जीरो होगा। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, जीरो होगा। अभी थोड़ा सा मैं इसको ड्राइंग करके भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा और पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, SPDF are the subshells, right? या Okay. चलिए जी, अब मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम एंड दिस टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी अभी समझ आ जाएगा, एक मिनट रुकना जरा, टेंशन तो लेनी नहीं है ना हमने। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि अच्छा एम की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल से प्लस एल तक, माइनस एल से प्लस एल तक, ऑब्वियसली बीच में जीरो भी आ रहा होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं एस ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल की, एफ ऑर्बिटल की, तो ऑफ कोर्स एस के लिए एल कितना होता था, एस के लिए एल कितना होता था, जीरो होता था। तो मैंने लिखा एल इज इक्वल टू जीरो, मैंने लिखा एल इज इक्वल टू वन, मैंने लिखा एल इज इक्वल टू टू, मैंने लिखा एल इज इक्वल टू थ्री। तो जीरो का मतलब एम भी जीरो हो गया, एम भी जीरो हो गया। तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है। अभी एक मिनट चुप होके बैठना, अभी सब समझ आ जाएगा। अब देखो पी की अगर मैं बात करूं, पी में है एल इज इक्वल टू वन, तो अब मैं इसकी जगह वन वन पुट कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। यानी वन का मतलब ये है कि ये हो जाएगा माइनस वन, देन जीरो, देन प्लस वन। कितने ऑर्बिटल हो गए, तीन ऑर्बिटल हो गए। अगर आप ऊपर जाके देखो, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं ऊपर अगर, तो ये मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम की फॉर्म में, तो ये पी एक्स है, ये पी वाई है, पी जी है, मतलब माइनस वन, जीरो और प्लस वन, इजंट इट, इजंट इट। तो उसको हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से उसकी मूवमेंट हो रही है, माइनस वन, देन जीरो, देन प्लस वन। तो तीन हो गए। और अगर मैं डी की बात करूं, डी में मैंने आपको कितने कितने बताए, कितने होते हैं, पांच। डी में कितने बताए, पांच। तो इनको नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो ना। कैसे करूं सर, तो एल की वैल्यू कितनी है, टू है। तो क्या मतलब, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस 1, +2, तो टोटल कितने हो गए, कितने हो गए टोटल, Wait, what was पांच L हो गए again? टोटल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। Okay. एल इक्वल टू थ्री में क्या होगा, ऑफ कोर्स -3, -2, -1, जीरो, +1, +2, +3, कितने हो गए, 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो ये ओरिएंटेशन बता रहे हैं ना हम आपको, ये हम आपको ओरिएंटेशन बता रहे हैं ना। चलो मैं आपको एक चीज अगर दिखा दूं, इसकी अगर मैं बात करूं ना, और डी ऑर्बिटल की, तो गौर से देखिएगा कि डी ऑर्बिटल की शेप जो मैं आपको बता रहा हूँ पांच होती है, वो कैसी होती है ओरिएंटेशन, ये देखो जरा, ऐसी होती है ओरिएंटेशन। तो हम हर एक को इलस्ट्रेट तो नहीं कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको 3D बताऊं कि यूं घूम रहा है, ऐसे ओरिएंट कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो दैट्स द आइडिया बेसिकली, दैट्स द कॉन्सेप्ट कि यू नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओरिएंटेशन बाय द वे। तो ये देख रहे हो आप, पांच तरह के ऑर्बिटल इस तरह होते हैं डी में। तो हमें एटलीस्ट What इतना तो is पता the one लग in गया the ना कि middle? यार, मिडल मींस डीजी, डीजी ऑर्बिटल, this is the orbital at z axis, it is represented by dz square।
तो जी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहा होता है। ओरिएंटेशन, उसकी ओरिएंटेशन का पैटर्न, दिस इज द पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन एट जी एक्सिस। तो ये बेसिकली पैटर्न्स हैं, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की एफ एफ जो है सबशेल, उसके अंदर 5 तरह की ओरिएंटेशन है, मतलब सॉरी 7 तरह की ओरिएंटेशन है, मतलब इट हैज 7 ऑर्बिटल्स। तो देखो हम कितना डीप स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए सारी चीजें हैं ना यार, ये कि इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, कितनी तरह के पैटर्न होते हैं, कितनी तरह की ओरिएंटेशंस होती हैं। द लास्ट थिंग वी हैव इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। The last thing we have is spin quantum number, which is represented by, which is मतलब ये क्या चीज है? स्पिन बता रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो ये आपको बताता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको क्या बताता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे 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 कैसे? देखो, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी स्पिन की अगर मैं बात करूं, जैसे आप फुटबॉल लो और फुटबॉल को अपनी उंगली पे घुमाओ, जैसे लोग करते हैं ना, इसको कहते हैं स्पिन मोशन। स्पिन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन की 2 तरह की स्पिन होती हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। एक को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस हाफ से, एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस हाफ से। तो स्पिन क्वांटम नंबर की याद रखिएगा, हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं। स्पिन क्वांटम नंबर की हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं। ओके, एक हमारे पास होता है प्लस हाफ, और एक हमारे पास होता है माइनस हाफ। प्लस हाफ का मतलब ये होता है कि एरो इज अपवर्ड लाइक दैट, और माइनस हाफ का मतलब होता है द एरो इज डाउनवर्ड लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कुछ ऐसी होती है। ओके, यानी के यानी के यानी के कुछ ऐसी, लाइक दैट, और इसकी कुछ ऐसी, लाइक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज द सेम थिंग। क्लॉकवाइज और एंटी, ये वाली जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉक है और ये क्लॉकवाइज है, और ये क्या है? क्लॉकवाइज है। ओके, सो अच्छा, अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या सीन है? देखो हमारे पास ऑर्बिटल है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंने भी आपको कहा कि ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट सपोज अगर ये आपका ऑर्बिटल है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कुछ ऐसी स्पिन के साथ एक साथ रहते हैं। ये होना जरूरी है, ऐसे नहीं हो सकता। स्पिन दोनों की अगर प्लस हाफ होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपने रिपल्जन को अवॉइड करना है, वरना तो उसकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दे आर नॉट सपोज टू हैव रिपल्जन। तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है ना, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है ना, वो ऑपोजिट होती है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो कैसी होती है? ऑपोजिट होती है। तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ना तो आपने ऐसे करके बनाना है, ना ऐसे करके बनाना है, आपने ऐसे बनाना है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। बस ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो ये हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लिया कि यार क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और कितनी Like तरह के that's the होते हैं और ये unit, हमें क्या क्या बता रहे होते हैं। यूनिट? विच यूनिट? the upside down arrows यूनिट नहीं है, मतलब इट्स द symbol. representation I can say. when Okay. when electron is rotating anti-clockwise and when electron is rotating clockwise, so we are representing this by the simple arrows. Okay, Oh, like we switch the arrows for anti-clockwise and clockwise. yeah, exactly, you can say. Okay, okay. Okay,